नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सीए फाउंडेशन लॉ के पेपर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40% क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन के बेस्ड होते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बहुत बार कुछ जजमेंट्स पे से ही पूछा जाता है। दैट मीन्स जो जजमेंट्स हमें बुक के अंदर दिए हुए हैं उन जजमेंट्स पे से प्रैक्टिकल सिचुएशन बना के आपको पूछी जाती है। अगर वो जजमेंट आपको क्लियर है तो आप आपका आंसर बहुत इजीली लिख सकते हैं। एज वेल एज जब उस प्रकार का प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको दिया जा रहा है पेपर के अंदर, उस समय आप उस जजमेंट को कोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको एक बेटर इमेज बनता है पेपर चेकर के सामने और बहुत ही अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। सो वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दैट आर गिवन इन द बुक। अभी हम रेफर कर रहे हैं, आईसीआई ने एक क्विक रिवीजन के लिए कैप्सूल दिया हुआ है, एक पीडीएफ दिया हुआ है लॉ के लिए भी और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो वो कैप्सूल को हम रेफर कर रहे हैं, उसको पूरा हम अभी रेफर नहीं कर रहे हैं। हम उसके अंदर जो उन्होंने जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं जो डिस्कस करने लायक हैं, ऐसे कुछ जजमेंट्स हम डिस्कस करते जा रहे हैं और वो आपको याद रखने हैं, जजमेंट के नाम के साथ याद रखने हैं जिसको आप कोट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला जजमेंट है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब ये जजमेंट मैं पहले बता देता हूं कि किस प्रोविजन से ये रिलेट कर रहा है। अ, आपको पता है कि टाइप्स ऑफ ऑफर में जनरल ऑफर करके एक टाइप दिया हुआ है। जनरल ऑफर इज ऑफर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। जब भी जनरल ऑफर दिया जाता है, पब्लिक को दिया जाता है, तो पब्लिक का कोई भी व्यक्ति उस ऑफर को स्वीकार कर सकता है बाय फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन मेंशन इन द ऑफर। ऑफर में जो कंडीशन दी गई है, ऑफर में जो एक्ट दिया हुआ है, वो एक्ट परफॉर्म करके कोई भी व्यक्ति जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस कर सकता है। उसके लिए आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में हुआ। इस केस में कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी स्मोक बॉल बना रही है। स्मोक बॉल इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी से लड़ने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। कंपनी ने ऐसा एक अनाउंसमेंट किया कि कोई भी व्यक्ति हमारा स्मोक बॉल यूज करता है पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो उन्हें इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं होगी, और अगर होगी तो हम उसको कंपनसेट करेंगे। किसी को भी अगर इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी हुई तो हम उनको कंपनसेट करेंगे। अब कार्लिल करके एक लेडी है, उन्होंने वो स्मोक बॉल यूज किया और जिस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बोला था उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यूज किया, फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी हुई। उन्होंने कंपनी से क्लेम किया कि भाई आपने बोला था इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, फिर भी इन्फ्लुएंजा हुआ। ना व्हाट कंपनी सेड, कंपनी ने कहा कि भाई आपने तो ऑफर का स्वीकार कर दिया बट आपने हमको नहीं बताया। आपको हमें कम्युनिकेट करना चाहिए था कि आप हमारे ऑफर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आपका और हमारा ऑफर एक्सेप्टेंस मैच नहीं हो रहा है, तो यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कार्लिल कोर्ट में गई, कोर्ट में उन्होंने बातचीत रखी, कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ये एक जनरल ऑफर था और जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करना है। परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट मेंशन्ड इन द ऑफर इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। ऐसा कोर्ट ने जजमेंट दिया और कार्लिल को कंपनसेशन मिलना ही चाहिए। उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे डिसीजन कोर्ट का, held she could recover the amount as by using the smoke ball she had accepted the offer. So very important judgment, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। दूसरा एक जजमेंट हम ले रहे हैं, लालमिन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब ये जजमेंट किससे रिलेट करता है? ऑफर का एक्सेप्टेंस करने के लिए ऑफर की जानकारी होना जरूरी है। यू कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर। अगर आपको ऑफर का पता ही नहीं है तो आप एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे? तो उसके ऊपर ये जजमेंट है। केस में ऐसा हुआ था कि गौरी दत्त के पास लालमन शुक्ला नाम का एक सर्वेंट था।
अब गौरी दत्त का जो भतीजा है वो खो गया, तो उन्होंने लालमन शुक्ला को भेजा, उनके जो सर्वेंट थे उनको भेजा कि भाई आप मेरे भतीजे को ढूंढ के लाओ। लालमन शुक्ला ढूंढने के लिए गए। मीनवाइल गौरी दत्त ने इनाम अनाउंस किया कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएंगे उनको मैं पर्टिकुलर सो एंड सो अमाउंट इनाम में दूंगी। इस इनाम की जानकारी लालमन शुक्ला को नहीं थी। वो तो बाहर निकले थे बच्चे को ढूंढने के लिए और बच्चे को, वो भतीजे को ढूंढ के आ गए। उन्हें पता नहीं था कि इनाम डिक्लेयर हुआ है इसको ढूंढने के लिए, तो वो लेके आ गए, उन्होंने घर पे पहुंचा दिया। उनको पता ही नहीं था। फिर बाद में उनको पता चला कि ये बच्चे को ढूंढ के आने के लिए, लाने के लिए मुझे इनाम मिलना चाहिए। तो उन्होंने इनाम मांगा तो गौरी दत्त ने मना कर दिया कि भाई तुमको थोड़ी पता था। और कोर्ट ने भी यही कहा कि यहाँ पे लालमन शुक्ला को इनाम की जानकारी ही नहीं थी। तो अगर आपको ऑफर का पता ही नहीं है तो आप ऑफर एक्सेप्ट कैसे करेंगे? यू कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर। तो लालमन शुक्ला को इनाम लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्हें इनाम का ऑफर पता नहीं था। यू कैन सी ही वॉज नॉट इंटाइटल टू रिवॉर्ड एज ही डिड नॉट नो द ऑफर। ठीक है, और यहां पे दिया है पूरा वही समझा। आफ्टर द प्लेंटिफ हैड लेफ्ट द सर्च द डिफेंडेंट अनाउंस 501 रुपीज। पुराने जमाने की बात है, 500 रुपए का इनाम था। ठीक है, द प्लेंटिफ हु वाज अनअवेयर, प्लेंटिफ मतलब केस करने वाला, उसे तो पता ही नहीं था इस रिवॉर्ड के बारे में, एंड वाज सक्सेसफुल इन सर्चिंग द बॉय। ठीक है, तो ये पूरा जजमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे डिसीजन वगैरह पूरा समझाया हुआ है। इट वाज हेल्ड दैट सिंस द प्लेंटिफ वाज इग्नोरेंट ऑफ द ऑफर, प्लेंटिफ मतलब लालमन शुक्ला, यहाँ पे उसको पता ही नहीं था ऑफर का, therefore he was not entitled to claim the reward। तो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। यू कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर। ऑफर का पता नहीं है तो आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जजमेंट है यहाँ पे बोल्टन वर्सेस जॉन्स का। नाउ ये जजमेंट क्या कहता है? ये जजमेंट कहता है कि ऑफर, ये स्पेसिफिक ऑफर के बारे में, कि स्पेसिफिक ऑफर का स्वीकार वही कर सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। जिसको ऑफर मिला है वही स्वीकार कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है। तो यहां केस ऐसा था कि बोल्टन और जॉन्स का कुछ ट्रांजेक्शन था, सॉरी, जॉन्स और ब्रोकलहर्स्ट का कुछ ट्रांजेक्शन था। जॉन्स को ब्रोकलहर्स्ट से कुछ पैसे लेने के निकल रहे थे। तो जॉन्स ने ये सोचा कि मैं ब्रोकलहर्स्ट को ऑर्डर प्लेस करता हूं और उससे मुझे गुड्स मिल जाएगा, और मुझे जो पैसे देने हैं ब्रोकलहर्स्ट को वो मैं उसके सामने सेट ऑफ कर दूंगा। तो उसने स्पेसिफिकली ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट को दिया था, क्योंकि ब्रोकलहर्स्ट के पास उसका पैसों का हिसाब किताब था। अब ब्रोकलहर्स्ट ने ये बिजनेस दे दिया बोल्टन को। बोल्टन ने ऑर्डर देखा कि जॉन्स ने कुछ गुड्स ऑर्डर किया है। बोल्टन ने बिजनेस टेक ओवर करने के बाद जो भी ऑर्डर थे वो ऑर्डर डिलीवर करना स्टार्ट किया। बोल्टन ने जब डिलीवर किया तो जॉन्स ने कहा कि नहीं भाई नहीं, मुझे तुमसे नहीं खरीदना था, मुझे खरीदना था ब्रोकलहर्स्ट से, मेरा ट्रांजैक्शन ब्रोकलहर्स्ट के साथ है। तो उसने बोल्टन को बोल दिया कि भाई ये तुम्हारे लिए नहीं था ऑफर, ये ब्रोकलहर्स्ट के लिए था। बोल्टन ने कहा भाई तुमने देखो ऑर्डर दिया, तुमने ऑर्डर दिया, वो तुम्हारा ऑफर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो तुम्हें गुड्स लेना ही पड़ेगा। बट जॉन्स ने मना किया, और कोर्ट ने भी यही कहा कि यहां जॉन्स का ऑफर स्पेसिफिकली ब्रोकलहर्स्ट के लिए था। इट वाज अ स्पेसिफिक ऑफर फॉर ब्रोकलहर्स्ट। बोल्टन इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट यहां क्रिएट नहीं होता है। तो मेन जजमेंट क्या कह रहा है? स्पेसिफिक ऑफर वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको वो ऑफर दिया गया है, कोई और थर्ड पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। देखो दिया, हैंड Jones is not liable to pay for the goods. It is the rule of the law that offer made to specific person can be accepted only by that specific person.
ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा जजमेंट है। 3 जजमेंट अभी हमने डिस्कस किए हैं। नाउ नेक्स्ट जजमेंट है हार्वे वर्सेस फेसी का। ये जजमेंट है एक सिचुएशन के ऊपर कि वेदर द मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑफर, क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, क्या कोई सवाल का जवाब देना, क्या ऑफर है? देन आंसर इज नो। कोर्ट ने कह दिया कि सिर्फ किसी सवाल का जवाब देना, कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना ऑफर नहीं होता है। ठीक है, जैसे इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हार्वे ने फेसी को एक लेटर लिखा। लेटर में 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, विल यू सेल अस बम्पर होल पेन? बम्पर होल उनका एक प्रोडक्ट था, होल पेन सॉरी उनका एक प्रोडक्ट था। टेल अस द लोएस्ट प्राइस। दूसरा सवाल क्या था? टेल अस द लोएस्ट प्राइस। यहां पे आप देख सकते हैं वो दिया हुआ। ये 2 सवाल पूछे। अब हार्वे ने ये पूछा और फेसी ने जवाब दिया। फेसी ने जवाब दिया कि लोएस्ट प्राइस इज समथिंग, उसने 900 पाउंड ऐसा करके लेटर का जवाब दिया। अब देखो 2 सवाल में से एक सवाल का जवाब दिया कि लोएस्ट प्राइस इतना है। पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, विल यू सेल अस बम्पर होल पेन, इसका उसने जवाब नहीं दिया। ठीक है, उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी कि लोएस्ट प्राइस इसके आसपास चल रहा है। आई विल सेल यू ऐसा ऑफर उसने नहीं दिया। अब उसने लोएस्ट प्राइस का ये लेटर भेजा, तभी हार्वे ने बोल दिया कि ठीक है, वी एक्सेप्ट द ऑफर, हमको आप सप्लाई कर दो बम्पर होल पेन। तब फैसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं सप्लाई नहीं कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था कि लोएस्ट प्राइस ये चल रहा है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आई विल सेल यू, आई विल सेल यू ऐसा मैंने नहीं कहा। मतलब पहले सवाल का उसने जवाब नहीं दिया था। तो हार्वे ने बोला कि नहीं, आपने ऑफर दिया 900 पाउंड का, हमने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बात कोर्ट में गई, कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई नहीं, ये ऑफर ही नहीं है। यहाँ पे फैसी ने आपको इंफॉर्मेशन दी है, उसने ऑफर नहीं दिया है। उसने नहीं बोला है कि आई विल सेल यू, ऐसा उसने नहीं बोला है। तो सिर्फ सवाल का जवाब देना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, ये ऑफर नहीं होता है। ऑफर स्पेसिफिक होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। Held that mere statement of the lowest price would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired। तो इसको हम ऑफर नहीं मानेंगे, यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है। ठीक है ना, तो हार्वे वर्सेस फैसी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट हम ले लेते हैं, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। अब देखो, ये इनविटेशन टू ऑफर के ऊपर है। हमें पता है कि इनविटेशन टू ऑफर प्रीसीड्स ऑफर। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी थी कि ये बूट्स कैश केमिस्ट का एक मॉल के जैसा केमिस्ट स्टोर था, और उसने मॉल में जैसे चीजें रखी होती हैं वैसे उसने हर एक दवाइयां रखी हुई थी। किसी को भी वो दवाई चाहिए तो वो दवाई वो जो भी रैक होता है, रैक में से उठा के काउंटर पे जाएंगे और वहां बिलिंग करवाएंगे। अब उन्होंने जो डिस्प्ले में दवाइयां रखी हुई थी उसमें कुछ दवाइयां ऐसी थी जो डॉक्टर के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दी जानी नहीं चाहिए। वो मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जानी चाहिए। तो इस तरह से डिस्प्ले में ऐसी मेडिसिन रखना, ये फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एक एनजीओ था, इनको अच्छा नहीं लगा। इन्होंने बोला नहीं भाई, आप ऐसे नहीं रख सकते हैं, आप ऐसे डिस्प्ले में ही ये दवाइयां नहीं रखें। बूट्स कैश केमिस्ट ने कहा कि मैं तो रखूंगा। इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि आप ऐसी दवाइयां रख रहे हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही देनी है, तो इसको डिस्प्ले में आपको नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने केस कर दिया।
नाउ बूट्स कैश केमिस्ट ने ऐसा अपना आर्ग्यूमेंट रखा कि देखिए, मैंने भले डिस्प्ले में रखा है, बट कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट उठा के आता है तो हम वो दवाई चेक करते हैं कि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से देने वाली दवाई है कि नहीं, और हम उनका प्रिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल दवाई है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही दे देते हैं। जहां पे प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है वहां प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हम नहीं देते हैं। तो डिस्प्ले में रखने से और किसी के वो उठा लेने से वो दवाई लेके जा नहीं सकता है जब तक हम परमिशन ना दें। तो यहां बात क्या आ जाती है, क्या डिस्प्ले में रखा हुआ प्रोडक्ट ऑफर है? तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, डिस्प्ले में रखा हुआ प्रोडक्ट इनविटेशन टू ऑफर है। वहां पे जो व्यक्ति है, जो कस्टमर है, वो प्रोडक्ट उठाएगा, दवाई उठाएगा, वो काउंटर पे लेके जाएगा, वो ऑफर होगा। फिर काउंटर वाला उसका बिल बना के वो चीज उसको देगा, तभी उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है, तो सेल कब कंक्लूड होगा? जब काउंटर पे कंफर्मेशन मिलेगी और बिल बनेगा तब। ठीक है, तो सिर्फ किसी ने प्रोडक्ट उठा लिया, दवाई उठा ली तो सेल हो गया, ऐसा नहीं है। तो केमिस्ट ने अपना आर्ग्यूमेंट रखा कि कोई भी वो प्रोडक्ट दवाई उठा के लेके आएगा तो भी हम उसको देंगे नहीं जब तक उसके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा। सो काउंटर में जो चीजें रखी हुई हैं वो ऑफर नहीं है, डिस्प्ले में जो चीजें रखी हुई हैं वो इनविटेशन टू ऑफर है। और वो प्रोडक्ट उठाएंगे, हमारे पास लेके आएंगे, हम कंफर्मेशन करेंगे, तभी सेल कंक्लूड होगा। तो इस तरह से उन्हें डिस्प्ले में रखने का परमिशन दिया गया, बिकॉज इट इज इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा जजमेंट है ये।